नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम फिर हाजिर हैं नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार। आज सावन महीने की शिवरात्रि है और आज के इस विशेष दिन पर देश भर के शिवालयों को खूब ज्यादा सजाया गया है। बम भोले और हर हर महादेव की गूंज के साथ सुबह से ही शिव भक्तों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। आपको दिखाएंगे देश भर से आस्था और भक्ति की ऐसी ही खास तस्वीरें। तो साथ साथ बात होगी संसद के मॉनसून सत्र की भी। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता भी। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और साथ साथ बात करेंगे फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कहानियों की भी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में आज पेश होंगे नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक। तो वहीं राज्यसभा में रखे जाएंगे समुद्री व्यापार से जुड़े 2 अहम विधेयक। राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी आज। आज ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के अलावा अन्य द्विपक्षीय संबंधों पर होगी चर्चा। मालदीव की स्वतंत्रता की वर्षगांठ समारोह में मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री। बांग्लादेश में विमान हादसे के बाद भारत ने बढ़ाया सहयोग का हाथ। घायलों के तत्काल इलाज के लिए बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर और नर्सों की टीम जाएगी ढाका। सावन की शिवरात्रि पर सजे शिवालय, बम भोले और हर हर महादेव की गूंज। अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं कांवड़िए। और मैनचेस्टर में आज से भारत इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट। चोट से परेशान टीम इंडिया की नजर सीरीज में बराबरी पर। तो चलिए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों ही सदनों की कार्यसूची में आज 2-2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। लोकसभा की बात की जाए तो खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पेश करेंगे और इस विधेयक का उद्देश्य देश में खेलों का विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है, जिसमें खिलाड़ियों की कल्याणकारी योजनाएं, खेलों में नैतिकता और पारदर्शिता, ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर के अनुरूप कार्यप्रणाली को अपनाना भी शामिल है। इसके अलावा इस विधेयक में खेल संबंधी शिकायतों और विवादों के समाधान के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करने का प्रावधान है। और इसके साथ ही साथ डॉक्टर मनसुख मांडविया, और आपको बता दें नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल बहुत ज़्यादा खास है। खेलों के विकास की बात की जाए, प्रोत्साहन, खेलों का किस प्रकार से विकास हो, खिलाड़ियों को किस प्रकार से प्रोत्साहन मिले, यही इसका उद्देश्य है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025। खिलाड़ियों के कल्याणकारी योजनाओं को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की दिशा में मददगार साबित होगा। राष्ट्रीय एंटी डोपिंग अधिनियम की बात की जाए, ये भी आज पटल पर रखा जाएगा। इसके साथ साथ डॉक्टर मनसुख मांडविया राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025 पेश करेंगे और इसके जरिए 2022 में बनाए गए कानून में कुछ संशोधन किए जाएंगे। इसका मकसद डोपिंग रोधी कानूनों को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना इसका मकसद है। तो डोपिंग रोधी कानूनों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025 लाया जा रहा है।
और राज्यसभा की बात की जाए तो आज राज्यसभा में दो महत्वपूर्ण विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। इसमें समुद्र से माल परिवहन विधेयक 2025 और तटीय शिपिंग विधेयक 2025 शामिल है। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल दोनों विधेयक पेश करेंगे। समुद्र से माल परिवहन विधेयक 2025 समुद्री मार्ग से माल के परिवहन से जुड़े वाहकों यानी कि कैरियर्स की क्या कुछ जिम्मेदारियां हैं, अधिकारों और कानूनी सुरक्षा को निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य समुद्री परिवहन कानून को और ज्यादा स्पष्ट बनाना है, जिससे मालिकों, आयातकों, निर्यातकों और जहाज कंपनियों के बीच विवादों का समाधान प्रभावी ढंग से किया जा सके। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया है। इसके अलावा कोस्टल शिपिंग विधेयक 2025 भी उच्च सदन में विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। यह विधेयक भारत में तटीय नौवहन से संबंधित मौजूदा कानून को संशोधित करता है। इसका उद्देश्य समुद्री व्यापार और भारतीय नागरिकों के तटीय जहाजों को बढ़ावा देना है। विधेयक में स्थानीय भागीदारी को प्रोत्साहन और सरल नियम व्यवस्था की बात की गई है। तो समुद्री परिवहन कानून को और ज्यादा स्पष्ट बनाने का लक्ष्य समुद्र से माल परिवहन विधेयक 2025 आयातकों, निर्यातकों और भारत में तटीय नौवहन से संबंधित मौजूदा कानून का संशोधन। कोस्टल शिपिंग विधेयक 2025 समुद्री व्यापार और भारतीय नागरिकों के तटीय जहाजों को बढ़ावा देगा और स्थानीय भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगा। सरल नियम व्यवस्था इसमें लागू की जाएगी और भारत में नौवहन, तटीय नौवहन से संबंधित मौजूदा कानून का संशोधन है। और राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की आज एक अहम बैठक होनी है। इस समिति का काम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये समिति अगले हफ्ते के कामकाज की कार्य योजना बनाती है, साथ साथ ये भी सुनिश्चित करती है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके और देश के सभी जो जरूरी मुद्दे हैं और विषय वो बिना हंगामे के उन पर चर्चा हो सके। समिति की अध्यक्षता उपसभापति हरिवंश करेंगे। बैठक में अलग अलग राजनीतिक दलों के सदन के नेता शामिल होंगे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए पक्ष और विपक्ष में सहमति बन चुकी है, लेकिन ये चर्चा कब होगी इसे लेकर आज की बैठक में बातचीत हो सकती है। साथ साथ राज्यसभा में गतिरोध को खत्म करने पर भी सहमति बनाने की आज बैठक में कोशिश होगी। तो महत्वपूर्ण रहने वाली है राज्यसभा एमपीएसी की बैठक। गतिरोध खत्म करने पर सहमति बनाने की इसमें कोशिश की जाएगी। साथ साथ अगले हफ्ते क्या कुछ काम काज होना है उसकी कार्य योजना पर भी इसमें विस्तार से चर्चा होगी। और विपक्ष के मुद्दों की बात की जाए तो विपक्ष के मुद्दों पर अगर नजर डालें तो पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के कथित बयान और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन इसमें शामिल हैं। विपक्ष के जो मुद्दे हैं उनकी अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑपरेशन सिंदूर विपक्ष का एक मुख्य मुद्दा है। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरह से कथित मध्यस्थता वाले बयान लगातार सामने आए हैं वो भी एक मुद्दा है। और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर भी विपक्ष जो है लगातार हंगामा कर रहा है। तो कई मुद्दे हैं जो विपक्ष लगातार उठा रहा है। और शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं।
संसद की कार्यवाही पर बात करने के लिए। सुप्रभात शैलेंद्र। बात करें अगर आज के हम सदन की कार्यवाही की तो बहुत देखिए विशेष रहने वाला है। 4 महत्वपूर्ण बिल हैं जो कि सदन पर विचार और पारित किए जाने के लिए रखे जाएंगे, लेकिन उसमें अगर हम स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कहीं ना कहीं खेलों को बढ़ावा देने के लिए, और साथ ही साथ जिस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण बिल कह सकते हैं। देखिए सहला, हम जानते हैं कि खेलों के नियमन के लिए एक पारदर्शी और बेहतर व्यवस्था हो और एक नियामक के तहत तमाम जो भारतीय खेल संघ हैं वो आए, अलग अलग खेलों के जो संघ हैं उनके चुनाव समय पर हो, उनमें पारदर्शिता हो, ट्रेनिंग और कोच इन सब की व्यवस्था या चयन में भी और बेहतरी लाई जा सके, उस दिशा में ये बिल बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन चर्चा सबसे ज़्यादा इस बात की हो रही है कि क्या पहली बार बीसीसीआई इस तरह के एक नियम के दायरे के अंदर आएगा। चूँकि क्रिकेट बोर्ड जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो उसको दायरे में लाने की बात हो रही है। क्या कुछ प्रावधान होंगे, किस हद तक उसको दायरे में आएगा, या पारदर्शिता को लेकर क्या कुछ कदम खेल नियामक तमाम संघों को लेकर उठाएगा, वो जब बिल पेश होगा तब हम उसके प्रावधानों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा यही है कि इस बिल के जरिए कहा जा रहा है कि बीसीसीआई को भी एक नियामक के दायरे में लाने की बात है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है जिसमें हम देखेंगे कि भविष्य में एक तरह से जो तमाम भारतीय जो खेल संघ हैं उनके लिए और बेहतर व्यवस्था होगी। हम जानते हैं कि क्रिकेट ओलंपिक में शामिल होने की जो एक बात हुई है उसके बाद इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि उसे एक नियामकीय दायरे में होना चाहिए बीसीसीआई जो उसकी संस्था है। तो अब ये किस तरह से उसमें व्यवस्था होगी, क्या कुछ कहा जाएगा वो प्रावधानों के बाद ये स्पष्ट होगा। लेकिन चर्चा सबसे ज़्यादा इसी बात की है कि अब जो अलग अलग भारतीय जो संघ है उनके जो चुनाव समय पर नहीं होते, विवाद होता रहता है समय समय पर, उन सब की व्यवस्था और बेहतर हो सके इसलिए इस बिल को लाया जा रहा है। और हम जानते हैं कि खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में पहले भी मोदी सरकार कई कदम उठा चुकी है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विधायी बिल है, विधायी कामकाज के बिल्कुल। हम जानते हैं कि बीते समय में किस प्रकार से खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए गए और ये बिल इस दिशा में एक जो है मील का पत्थर साबित होता हुआ नजर आएगा। बात करें आज राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भी एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। हम जानते हैं कि कई मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष में सहमति बन चुकी है, लेकिन कई मुद्दों पर अभी भी रार बाकी है। तो आज की इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आएगा? देखिए, जब पहले ही दिन जब हंगामा हुआ था लोकसभा में, तब हमने देखा था कि राज्यसभा में थोड़ा बहुत नोकझोंक के बाद एक विधायी कामकाज हुआ और वाहन पत्र बिल पारित भी हुआ। और एक तरह से स्ट्रेटजी थी कि सरकार की कि पहले दिन से विधायी कामकाज पर आगे बढ़े। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो दोनों सदनों में, इसको लेकर काफ़ी नोकझोंक देखने को मिली थी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और उसके बाद जब बीएसी की बैठक हुई तब यह तय हुआ कि अगले हफ्ते उस पर चर्चा होगी और समय के घंटे भी चर्चा के निर्धारित कर दिए गए लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो ये तकरीबन तय है कि अगले हफ्ते ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चर्चा होगी और सत्ता की तरफ से शीर्ष स्तर के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो चर्चा में हिस्सा लेंगे, मौजूद भी रहेंगे। तो अब बात यह है कि विपक्ष कई ऐसे मुद्दे हैं जो उसकी एक रणनीति है कि एक एक कर वो उनको उठाए, सरकार को घेरने की कोशिश करे, सरकार से जवाब मांगे। एसआईआर के मुद्दे पर जिस प्रकार से हंगामा देखने को मिला, आज की भी कुछ इसी प्रकार से एजुटेशन की योजना है। क्या कुछ लगता है कि आज कुछ सदन में कामकाज सुचारू रूप से हो पाएगा, आज हंगामा नहीं होगा? सहला, मैं उसी पर आ रहा था कि आज विपक्ष की ये योजना है कि सारे जो इंडी गठबंधन के कांग्रेस और उसके सहयोगी दल के लोग हैं वो प्रतीकात्मक तौर पर, प्रतीक के तौर पर वो काला कपड़ा पहन कर आए। इस तरह के योजना पहले भी आप पिछले सत्र में हमने देखा था कि कांग्रेस के सांसदों ने या फिर इंडी गठबंधन के सांसदों ने ये एक विरोध जताने के लिए किया था। तो वो एक योजना बनाई गई है। बीजेपी भी आज समाजवादी पार्टी के खिलाफ दरअसल देखें तो कुछ एक प्रदर्शन कहें या फिर विरोध दर्ज कराने की बात सामने आ रही है। अब सदन में कामकाज होगा, सुचारू रूप से चलेगा या फिर गतिरोध होगा, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जो सत्र का पहला हफ्ता होता है
उसमें कामकाज सीमित होता है या फिर टकराव ज़्यादा होता है सत्ता और विपक्ष के बीच। लेकिन इस बीच हमने पहले ही दिन देखा था कि राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण बिल पारित होने की तरफ आगे बढ़ा था। तो सरकार की ये कोशिश जरूर है, क्योंकि 4 बिल हैं, 2 लोकसभा में और 2 राज्यसभा में महत्वपूर्ण बिल है, और सरकार ने ये मंशा भी जाहिर की थी कि वो पहले हफ्ते से ही महत्वपूर्ण बिल सदन के पटल पर रखेगी, कोशिश लगातार है कि तमाम जो विधायी कामकाज है वो सुचारू रूप से चले। अब ये देखना ये होगा कि विपक्ष की क्या कुछ रणनीति रहती है और किस प्रकार से सदन में सुचारू रूप से कामकाज हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। दम आलू कैसे बना और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस छे। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है। नया सवेरा देख रहे हैं आप, और नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। सावन महीने की शिवरात्रि है आज। हिंदू धर्म ग्रंथों में ये माना गया है कि जिस दिन महादेव ने विष पिया और देवी देवताओं ने उनका अभिषेक किया, उस दिन सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, और इसी वजह से इस दिन को सावन शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। आज के इस विशेष दिन पर देश भर के शिवालयों को खूब सजाया गया है। बम भोले और हर हर महादेव की गूंज के साथ सुबह से ही शिव भक्तों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर में आज सुबह मंगला आरती हुई, तो वहीं उज्जैन में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भक्ति और आस्था देखते ही बनती थी। दिल्ली स्थित गौरी शंकर मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। हरिद्वार में भी शिव भक्तों की आस्था जो है वो बढ़ चढ़कर नजर आ रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर किस प्रकार सावन शिवरात्रि पर शिवालय सजे हैं और भक्ति में भक्त उमड़े हुए हैं। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग जलाभिषेक कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो 4 तस्वीरें वाराणसी से, श्री काशी विश्वनाथ धाम से और उज्जैन से आप देख सकते हैं, जहां श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन कर सकते हैं। साथ साथ दिल्ली में गौरीशंकर मंदिर की ये तस्वीरें हैं, साथ साथ हरिद्वार की आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये दक्ष महादेव मंदिर की तस्वीरें हैं। खूबसूरत दृश्य। तो सावन शिवरात्रि पर कांवड़ यात्रा का बहुत गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। ये यात्रा भगवान शिव की भक्ति का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है। कांवड़ियों में आज जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कांवड़िए अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं, और इस दौरान मेरठ में पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा काफी कड़ी की गई है। यूपी के बागपत में स्थित परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में भी कांवड़ियों की भीड़ उमड़ी हुई है। अयोध्या में इस खास अवसर पर कांवड़ियों ने श्री नागेश्वर नाथ मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया। श्री दूधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद में भी जलाभिषेक हुआ है। कांवड़ यात्रा का अंतिम दिन है। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। तो हमारे साथ हमारे कई रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं ताजा तस्वीरें लेकर के। इस प्रकार से जलाभिषेक हो रहा है। सुयश शर्मा दिल्ली से हमारे साथ हैं, तो हरिकेश बहादुर सिंह गौतम जो है वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए, आशुतोष शुक्ला बरेली से। तो सबसे पहले हरिकेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस प्रकार का नजारा है, क्योंकि वाराणसी काशी विशेष महत्व है वहां पर सावन के इस त्योहार का।
साला सबसे पहले काशी से हर हर महादेव, यह उद्घोष है, यह अभिनंदन है काशी का। साला मैं खड़ा हूं जिस मंदिर पे ये मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर कहा जाता है, और काशी में ऐसी मान्यता है कि यहाँ काशी में ही 12 ज्योतिर्लिंग का जो पहले हमारे पूर्वज थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए। मल्लिकार्जुन महादेव ये एक टीले पर स्थापित किया गया था, आज के सैकड़ों साल पहले जब किया गया होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार अभी है, इसने मंदिरों के जीर्णोद्धार कराए हैं, जिसका स्वरूप ये जो मल्लिकार्जुन महादेव है इसमें भी निखर कर आया है। मल्लिकार्जुन महादेव के बारे में कहा जाता है कि जो बाबा विश्वनाथ हैं वो दोपहर के समय यहाँ विश्राम करने के लिए आ जाते हैं। चूंकि आपने बताया कि सावन की शिवरात्रि, जो सावन में जलाभिषेक की मान्यता है, महत्ता है, जो कांवड़िए सावन में बाबा को जलाभिषेक करने के लिए आते हैं, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तो लगातार सुरक्षा से लेकर उनके सुविधा को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर ऐसी व्यवस्था की है। काशी में भी प्रयागराज से लोग जल लेकर चलते हैं कांवड़िए। जगह जगह जो सामाजिक संगठन है वो उनका सेवा सत्कार कर रहे हैं। प्रशासन भी, पुलिस के लोग जो है उनके लिए जगह जगह शिविर लगा रखे हैं। इसके अलावा यहाँ वाराणसी में चूंकि काशी बाबा विश्वनाथ के यहाँ बहुत ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, भारी संख्या में आते हैं, तो गोदौलिया से लेकर मैदानी तक बैरिकेड किया गया है, और वहां पर जो बाबा के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं जल लेकर, वो आप समझिए कि रात से ही वो लाइन में कतार में अपने लग जाते हैं, और सुचारू रूप से ऐसी व्यवस्था दी गई है कि वो दर्शन कर पा रहे हैं। मैं मल्लिकार्जुन महादेव में खड़ा हूं, चूंकि आपने एक ऐसी जानकारी दर्शकों को दी है कि सावन के महीने में जो शिवरात्रि पड़ती है, उस दिन बाबा ने विष ग्रहण किया था जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। तो देवताओं ने जो विष का ताप है उसको कम करने के लिए जलाभिषेक किया, और वही परंपरा है जो कांवड़िए लेकर इस जल को चलते हैं, गंगा जल को गंगाधर भी कहे जाते हैं। तो आप समझ सकती हैं उसी परंपरा को कांवड़िए लगातार निभा रहे हैं। आपसे आगे भी जानेंगे दिन भर का क्या कुछ कार्यक्रम होगा, उसकी भी बातचीत करेंगे। सुयश के पास चलते हैं। सुयश, देखिए देश भर में हम देख रहे हैं किस प्रकार से शिवालय सजे हैं और बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। आप तो जो है शिव शक्ति के प्रतीक गौरी शंकर मंदिर में हैं, क्या कुछ वहां पर नजारा है, किस प्रकार भक्ति में उमड़े हैं लोग? जी शैला, आप देख सकती हैं कि कितनी भीड़ हो रही है श्रद्धालुओं की। दरअसल अभी ये कावड़ के जो बम भोले में कावड़ लेकर के जो आए हुए हैं उनके लिए रास्ता किया गया है। ये शिव शक्ति मंदिर है। आप देखिए यहाँ जो उद्घोष आप सुन रही है, उस उद्घोष से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि क्या माहौल और क्या भक्तिमय वातावरण यहाँ का हो रखा है। गौरी शंकर मंदिर में हमारे दर्शकों को पैन करके दिखाएं। जी मैं जी बिल्कुल बिल्कुल शैला, यहाँ पर दरअसल अभी कावड़ आई है। आप दर्शन करेंगे ये डाक कावड़ के लिए, जिसके लिए यहाँ पर अभी रास्ता कर दिया गया है प्रशासन के लिए। जो आम जन है, श्रद्धालु हैं, वो साइड से हो गए हैं, क्योंकि इनकी तपस्या लगभग आप देखिए नंगे पांव ये कई मीलों पैदल चलकर गंगा जल लेकर के आए हैं और यहाँ गौरी शंकर मंदिर में भगवान शिव को अर्पण कर रहे हैं। आज इनकी ये आराधना पूर्ण हो रही है, और आप देखिए इनके चेहरे पर जो सुकून है उसको शब्दों में बयां करना शैला आसान नहीं होगा। यहाँ बहुत श्रद्धालु भी हैं, हम उनसे चाहेंगे कहाँ से आए? हम दिल्ली से हैं, सीताराम बाजार में रहते हैं। आप कावड़ जल चढ़ा के महादेव जय हो गौरी। आप देखिए यहाँ जो कावड़ लेकर के आए हैं उनके अभी अलग ही जोश देख पा रही होंगी शैला, क्योंकि जब श्रद्धा, आराधना, तपस्या पूर्ण हो जाती है तो उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, सिर्फ आप महसूस कर सकती हैं। और आज जो इन कावड़ियों की आराधना पूर्ण हुई है उसके बाद इनका उत्साह, इनका जोश देखने को बन रहा है। आप देखिए बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ बहुत से ऐसे लोग थे जो गाड़ी से जिन्होंने अपनी कांवड़ यात्रा की है, क्योंकि कहते हैं ना, जब जिस भाव से आप महादेव को पुकारेंगे वो आपके पास चले आएंगे और आपकी जो भी आपकी आराधना है उसे वो स्वीकार करेंगे।
करेंगे, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो बच्चे भी गए थे और आज उन्होंने भी जल यहाँ पर चढ़ाया है। बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सभी के अंदर जो उत्साह आपको यहाँ देखने मिल रहा है। सम करोति इति शंकरा, यानी कि जो सारे दुखों को, कष्टों को नाश कर दे वो शंकर हैं। जो विश्व का विष पी करके अमृत दे वो महादेव हैं। और आज इसीलिए ये जो शिवरात्रि का महापर्व है वो बेहद खास हो जाता है इन कांवड़ियों के लिए, जो 15 दिन से लगभग पैदल चल कर आ रहे हैं और आज अपनी आराधना पूर्ण कर रहे हैं। सबसे मशहूर मंदिर है गौरी शंकर जी का। तो देखिए अलग ही उत्साह है श्रद्धालुओं में। कह रहे हैं कि आए हैं यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए। कितनी देर से? बिल्कुल आधे घंटे से। अब दर्शन कर रहे हैं। तेज बारिश है, पूरा भीग जी। हाँ जी, दिल्ली में जैसे झमाझम बारिश हो रही है और कहते भी है कि आराधना पूर्ण हो जाती है यदि बारिश हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आराधना पूर्ण हो जाती है जब बारिश हो जाए और भक्तों की जो तपस्या है वो कहीं ना कहीं संपूर्ण होती हुई नजर आती है जब वो जलाभिषेक कर लेते हैं। आप तीनों ही हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आप से फिर जो ताजा अपडेट है अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नया सवेरा देख रहे हैं आप और नया सवेरा में हम शिवरात्रि की बात कर रहे हैं, सावन शिवरात्रि की। बदायूं में आपको बता दें कि सावन के महीने में खुदाई में पंचमुखी शिवलिंग निकलने की घटना जो है वो चारों ओर चर्चा का विषय बनी हुई है। इस पर भी बात करेंगे। लगातार हम देश भर के मंदिरों से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर हर महादेव के किस प्रकार से जयकारे लग रहे हैं। बम बम भोले से पूरा वातावरण जो है वो गुंजायमान होता हुआ नजर आ रहा है। आशुतोष शुक्ला हमारे साथ बरेली से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से वहां पर जो है सावन शिवरात्रि की धूम है और किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है ताकि किसी भी प्रकार से जो है कांवड़ियों को कोई तकलीफ ना हो सके। सैला, वैसे तो बरेली जो है तमाम सारी चीज़ों के लिए जानी जाती है, लेकिन इसे नाथ नगरी कहते हैं और संपूर्ण बरेली में लगभग 7 शिवालय ऐसे हैं जो आदिकालीन हैं, जहां पर भक्त जाकर के पूजा पाठ करते हैं। और ख़ास तौर पर सावन का जब महीना आता है, सावन का एक ऐसा महीना है, आज न केवल देवताओं ने भगवान का जो है हलाहल शांत करने के लिए उनका जलाभिषेक किया था, बल्कि इसी के साथ एक जो सामाजिक संरचना है हमारी तमाम सारी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को भी जीवित रखने और भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए एक अभूतपूर्व और अद्भुत नज़ारा जो है सभी शिवालयों में, सभी पूरे उत्तर प्रदेश में और देश के कोने कोने में दिखाई देता है। मुजफ्फरनगर से मैं आ रहा हूँ। मुजफ्फरनगर से लेकर के बरेली तक शिव भक्त की वह लीला जो कांवड़ यात्रा के रूप में दिखाई देती है, निश्चित रूप से वह अद्भुत थी। जब सैकड़ों किलो जल लेकर के लोग हरिद्वार से लेकर अपने देवालयों, शिवालयों, और उसमें कई राज्य शामिल हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो या राजस्थान के लोग, आज के पर्व का, आज के दिन का एक विशेष महत्व है। इस वक्त हम जो है खड़े हैं बरेली के एक शिवालय में, एक देवालय में। आचार्य जी हैं हमारे साथ। आज के दिन का क्या महत्व है? जी, ओम गणेशं गोपालं विनद शिरसा गोवदनयां नमामि श्रीरामं प्रियजनकजा लक्ष्मणयुधं
श्रिया सार्धम विष्णुं भवनतनयं मंगलकरं भजेऽहं गौरीशं तमिह द्रवटीनाथ मनीषम। सबसे पहले समस्त धर्मानुरागी भक्तगणों को बाबा श्री त्रिपुटीनाथ मंदिर परिवार की ओर से श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन का महत्व, आज मासिक शिवरात्रि है और ये मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत जो भी करता है या कन्याएं करे तो उनको उत्तम वर की प्राप्ति होती है, या माता पिता अगर करते हैं तो उनके बच्चे का भविष्य अच्छा होता है, या कुछ ऐसे होते हैं जिनको कष्ट होते हैं, जीवन में परेशानियां होती हैं, वो अगर मासिक शिवरात्रि का व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से करते हैं तो उनके भी कष्ट दूर होते हैं, ऐसी मान्यता है यहाँ पे। तो निश्चित रूप से सहला जो है ये न केवल जो है सभी प्राणियों में जो गृहस्थ जीवन में जीवन यापन करते हैं, तपस्या का भी उसमें कुछ अंग होता है, अंश होता है, और उस तपस्या को पूर्ण करने के लिए चाहे व्रत के रूप में, चाहे कांवड़ के रूप में, या शिव लिंग के सामने आकर के तमाम आरती और पूजन करके लोग अपनी तमाम सारी उन मन्नतों को पूरा करना चाहते हैं, अपने जीवन में सुख और समृद्धि की कामना करते हैं, और साथ में उस शांति की कामना करते हैं जिससे कि उनका जीवन सुखमय रह सके। बिल्कुल, ये जो यात्रा है कहीं ना कहीं भगवान शिव की भक्ति का सबसे बड़ा अवसर भी मानी जाती है। आप तीनों ही सहयोगियों ने जिस प्रकार से देश भर में अलग अलग शिवालयों पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, तमाम तस्वीरों से हमारे दर्शकों को रूबरू कराया, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रधानमंत्री की ब्रिटेन और मालदीव यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 देशों यूनाइटेड किंगडम और मालदीव की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री ब्रिटेन जा रहे हैं, जहां उनकी अपने समकक्ष कीर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता में मुक्त व्यापार समझौते के साथ साथ नई उभरती तकनीक, रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में चर्चा की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा कई मायने में खास होने जा रही है। उनकी यह यात्रा प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर हो रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह चौथी ब्रिटेन यात्रा है। इससे पहले वे 2015, 2018, 2021 में ब्रिटेन की यात्रा कर चुके हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी की प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच आपसी राजनीतिक सहयोग को और तेजी से बढ़ाने के साथ ही तमाम क्षेत्रों पर विस्तार से बात होगी। During the visit with the Right Honourable Sir Keir Starmer, the Prime Minister of the United Kingdom, and during the visit he will also call on His Majesty King Charles III. There is also during the visit interaction that is planned with business leaders both from India and the United Kingdom. This will be Prime Minister's 4th visit to the United Kingdom since assuming office. He has visited previously in 2015 and 2018, and he was there in 2021 for the COP26 summit in Glasgow. प्रधानमंत्री मोदी की लंदन यात्रा के दरमियान दोनों देशों के प्रधानमंत्री मुक्त व्यापार समझौते पर आपसी हितों पर विस्तार से बात करेंगे। Bilateral trade crossed $55 billion in 2023-24. The UK is also the 6th largest investor in India with a cumulative investment of $36 billion. And interestingly, India itself is a large source of foreign direct investment in the UK. With a cumulative investment of close to $20 billion. There are close to 1,000 Indian companies in the UK that provide employment to nearly 100,000 people and have a cumulative revenue of over $91 billion. दोनों देशों के बीच होने वाली इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपसी हितों से जुड़े मुद्दों में जिन क्षेत्रों पर फोकस रहेगा, उसमें व्यापार, अर्थव्यवस्था, नई उभरती तकनीक, रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क के क्षेत्र शामिल हैं। पीएम मोदी लंदन में ब्रिटेन के राज परिवार से भी मुलाकात करेंगे। किंग चार्ल्स तृतीय के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। दोनों ही नेता आपसी हितों और वैश्विक मुद्दों पर बात करेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों को द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने में मदद तो मिलेगी ही, इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समझ बेहतर करने का मौका होगा। लंदन से आरेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से जहां भारत और यूके के बीच में
आर्थिक अध्याय की एक नई शुरुआत होगी, तो दोनों ही देशों के बीच में आपसी रणनीतिक समझ को विस्तार देने का भी एक मौका होगा। दोनों ही दो बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां शांति और स्थिरता के साथ में आर्थिक तरक्की का एक बड़ा संदेश देती भी नजर आएंगी। कैमरा पर्सन संजय जैना के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, लंदन। तो पीएम मोदी के ब्रिटेन दौरे को लेकर लंदन में मौजूद भारतीय प्रवासियों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यूके के जाने माने उद्योगपति और राजनेता लॉर्ड रामी रेंजर ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को ऐतिहासिक बताया है। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता आर्यन प्रताप सिंह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके की यात्रा पर हैं और ऐसे में भारत को लेकर किस प्रकार का यूके के लोगों में उत्साह, इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं लॉर्ड रामी रेंजर जी। सर, बहुत स्वागत है। पहला सवाल ये कि मौजूदा वक्त में भारत और यूके के जो संबंध हैं वो प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दरमियान आप कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छे संबंध हैं, क्योंकि जो हमारी वैल्यूज़ है, भारतीय वैल्यू है, हम उस तक भारत जब मैं आया था गरीब था, लेकिन हम रिच फिलॉसफी लेके आए थे। हमारी जो सभ्यता है, सनातनी सभ्यता है, वैल्यू सिस्टम है, माँ को माँ, बहन को बहन, बाप को बाप, वो उसको साथ लेके हम आगे बढ़े हैं। फैमिली यूनिट बड़ा स्ट्रॉन्ग। तो ये लोगों को अभी यहाँ हम 70-80 साल से रह रहे हैं, अंग्रेज़ों को पता लग गया है, इनको पता लग गया कि इंडियन क्या है, इनकी वैल्यू क्या है। हमने यहाँ आके प्रूव किया कि वी आर एन एसेट, वी आर नॉट ए लायबिलिटी। मौजूदा जो प्रधानमंत्री की यात्रा हो रही है, इसमें भारत और यूके के बीच में एफटीए को लेकर भी बहुत चर्चा है। हालांकि इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना भी बाकी है, लेकिन आपको लगता है ये कैसे बेनिफिटेड होगा दोनों कंट्रीज़ के लिए, खासतौर से इंडिया के लिहाज से? यह तो बहुत ही गर्व की बात है कि एक कॉलोनी जिसके ऊपर एक मास्टर ने 200 साल राज किया, वो उसके बराबर आ गई है और इकॉनमी आगे चली गई। ये कितनी बड़ी गर्व की बात है। हमारे में कोई शक्ति होगी ना कि 77 ईयर में हमने इकॉनमी पार कर लिया और ये हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। भारत कोई सिर्फ मार्केट नहीं, उनके पास पैसा भी है भारत के पास। सो दे आर नाउ नेट एक्सपोर्टर। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को लेकर कैसा उत्साह है और पीएम मोदी के एक लीडरशिप को लेकर किस प्रकार से यहाँ पे लोग उसको देखते हैं? आप हमें ना पूछो हु इज़ द मोस्ट डेकोरेटेड प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, जिसको सब ने अवार्ड दिए हैं। यूके में भी सारे लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। एवरीबॉडी लाइक कि वो आ चुके हैं, पहली बार 3-4 दफ़ा आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त हमें देने के लिए। तो लॉर्ड रामी रेंजर जिन्होंने बताया कि कैसे यूके में प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साह है और भारतीय यूके के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा एसेट है और उन्होंने ये अपने आप को मेरिट पे प्रूव करके दिखाया है। कैमरा पर्सन संजय जैना के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, लंदन, डीडी न्यूज़। चलिए नया सवेरा में बढ़ेंगे खबरों में आगे और बात करेंगे देश के सबसे बड़े मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ के 70 साल पूरे हो रहे हैं और इसी कड़ी में आज दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत संबोधित करेंगे। अभी भारतीय मजदूर संघ भारत के श्रमिक आंदोलन में सबसे आखिरी में शुरुआत हुआ था। उसके पहले बहुत बड़ा संगठन मजदूर क्षेत्र में कार्यरत थे, जैसे AITUC थे, पहले का संगठन है, बाद में INTUC आ गया, HMS, बाकी सब आ गया। ये राष्ट्र के प्रति उनका निष्ठा, प्रतिष्ठा, ये सारा ऐसा एक संगठन की भी आवश्यकता है। इसलिए भारतीय मजदूर श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने 1955 में भारतीय मजदूर संघ का स्थापना किया था। दुनिया भर में सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र के मजदूर भारत में हैं। श्री नारायण ने कहा है कि इस असंगठित क्षेत्र में 93% जबकि 7% मजदूर संगठित क्षेत्र में हैं। भारत विश्व में सबसे ज़्यादा असंगठित क्षेत्र मजदूर होने वाले देश है। 93% पूरा टोटल मजदूर आबादी में असंगठित क्षेत्र के मजदूर लोग हैं। दूसरे क्या है, संगठित क्षेत्र में जो केवल 7% है, उसमें भी बहुत संख्या में ठेका मजदूर, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन बढ़ते रहते हैं। ये दो समस्याओं को कैसे सामना करना, इसमें भारतीय मजदूर का ध्यान ज़्यादा अभी होता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार बात होगी अखबारों की। मम्मी भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा।
लगेगा पर सेहत को पाएगा। MDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। MDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नया सवेरा देख रहे हैं आप और नया सवेरा में अब बात अखबारों की सुर्खियां जानने की। तो अखबारों की सुर्खियों के साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। आंचल, ओवर टू यू। क्या कुछ लेकर आई हैं आज आप अखबारों से? बिल्कुल शुक्रिया शैला। तो सबसे पहले अखबारों की सुर्खियों से करते हैं शुरुआत। पहली खबर ले रहे हैं जनसत्ता से, जहां पर जो पहला पृष्ठ है उसकी सुर्खी यानी हेडलाइन कह रही है कि संसद में लगातार गतिरोध जारी है। मानसून सत्र के शुरू होने पर भी ये लगातार कहा गया सरकार द्वारा कि चर्चा के लिए सरकार हर विषय पर तैयार है। शायद विपक्ष ये बात समझ नहीं रहा और एक मजबूत और स्वस्थ विपक्ष का उदाहरण देने में कहीं ना कहीं चूक रहा है। इसलिए हमने देखा कि बिहार पुनरीक्षण और अन्य मुद्दों पर हमने देखा कि लोकसभा ठप रही, वहीं राज्यसभा की बैठक भी पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। और यही बात प्रधानमंत्री ने भी कही थी कि कैसे अगर मतभेद ना होकर मनभेद, भले ही आप इसको खुले विचारों के साथ चर्चा को शामिल करें। और इसीलिए पुनरीक्षण का जो मामला है बिहार से जुड़ा हुआ, उसको लेकर लगातार जो विपक्ष है वो रणनीति अपना रहा है हंगामा बरपाने की। कई अहम लोकहित, जनहित, राष्ट्रहित से जुड़े ऐसे विधेयक हैं जो जनता को समर्पित हैं, जिन पर चर्चा होनी ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का दिन संसद के लिहाज से अहम होगा। दूसरी खबर हम ले रहे हैं नवभारत टाइम्स से, और ये खबर भारतीय रक्षा प्रणाली को कैसे और मजबूत कर रही है उसके बारे में। सेना के लिए आ गए सबसे घातक अपाचे हेलीकॉप्टर्स। अब ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं, ये रक्षा का जो बेड़ा है या रक्षा के क्षेत्र को कैसे और मजबूत और सुदृढ़ बनाएगा, ये हम आपको बताते हैं कि खास तौर पे इस हेलीकॉप्टर की अगर बात की जाए तो 365 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। और ये इसका जो बख्तरबंद पूरा संरचना की गई है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत है, इसका डिज़ाइन इतना मजबूत है कि छोटे हमले ये सह सकता है। और पायलट्स की सुरक्षा के लिए जो कॉकपिट है वो बख्तरबंद है, यानी कि उस पर नुकसान कम से कम होगा। और अंधेरे में उड़ान भरने के लिए भी ये सक्षम है। 365 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये उड़ान भरता है, मौसम के साथ अपनी क्षमता को भी माप लेता है। अपाचे हेलीकॉप्टर में सबसे अहम जो खास बात है जो दुश्मन के दांत खट्टे कर सकती है वो ये है कि अपाचे हेलीकॉप्टर मिसाइल्स, रॉकेट और 30 mm की ऑटोमेटिक गन होती है, जहां टैंकर और बंकर्स को ध्वस्त करने की क्षमता इसमें है। तीसरी खबर हम ले रहे हैं हिंदुस्तान से। यहाँ चंदा कोचर जो ICICI बैंक में पहले निदेशक थी, कैसे 64 करोड़ रुपए जो रिश्वत लेने का आरोप है वो सिद्ध हुआ है। और 5 वर्ष पहले ईडी ने इस पूरे मनी ट्रेल को साबित करने की कोशिश की थी, यानी कि अपने पद पर रहते हुए कैसे उन्होंने अपने इस पद का गलत इस्तेमाल किया। और वीडियोकॉन के साथ जो मनी ट्रेल रहा इस पूरे चंदा कोचर ICICI बैंक का, उसे कहीं ना कहीं अब सत्यापित किया गया है। पद के दुरुपयोग का आरोप तो लगा ही है, वहीं ईडी ने जो कार्रवाई की उसे भी सही ठहराया गया है। आखिरी खबर जो कि हम दैनिक जागरण से ले रहे हैं और ये अर्थ जगत से जुड़ी हुई है, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी आरेंद्र भी यूके से कर रहे थे कि जो FTA यानी कि मुक्त व्यापार समझौता है, जिस पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद इस सप्ताह के अंत तक की जा रही है। अब उससे होगा क्या? जब इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर साइन होगा तो जो भी वस्तुएं ब्रिटेन के बाजार में बेची जाएंगी, भारतीय वस्तुएं, उनकी कीमत कम होगी, यानी कि एक खुला बाजार। और 58 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार पिछले साल यूके और भारत के बीच रहा है। और इसमें हमने देखा कि FTA सेक्टर में सर्विस सेक्टर को भी शामिल कर लिया गया और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी शुल्क दी गई है। तो सर्विस, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल कुछ अहम ऐसे क्षेत्र हैं जिसकी वजह से अब दोनों देशों के जो आर्थिक रिश्ते हैं वो एक नया आयाम गढ़ने के लिए तैयार हैं। तो आज अखबारों की सुर्खियों से इतना ही। वापस चलते हैं अन्य खबरों के लिए मेरी सहयोगी शैला निगार के पास। बहुत धन्यवाद आंचल, इतने कम समय में इतनी सारी खबरें अलग अलग क्षेत्रों से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे खबरें खेल जगत से।
भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला आज से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर होने वाला है। सीरीज में इंग्लैंड की टीम को 2-1 की बढ़त हासिल है और टीम की कोशिश जो है वो चौथे टेस्ट को जीतकर सीरीज को अपने नाम करने पर होगी। तो वहीं भारतीय टीम की अगर हम बात करें तो टीम के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि मैनचेस्टर में टीम को अभी तक टेस्ट में कोई जीत नहीं मिली है। ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर इन मैनचेस्टर। गिल लिखेंगे जीत का चैप्टर। ये एक ऐसा सवाल है जो टीम इंडिया पर सवार है, क्योंकि अब हारे तो सीरीज हारे। मैनचेस्टर में जो अब तक नहीं हुआ, उस कहानी को बदलने के लिए टीम इंडिया की सबसे बड़ी माथापच्ची प्लेइंग 11 को लेकर है। चोट से परेशान भारतीय टीम को जीत का मरहम लगाने के लिए ये तो तय है कि टीम बदलाव के साथ उतरेगी। तेज गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह लीडर के तौर पर सामने होंगे, जबकि उनका साथ देने के लिए तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर अंशुल कंबोज अपनी जगह बना सकते हैं। वहीं बल्लेबाजी में साई सुदर्शन के लौटने की उम्मीद है। टीम इंडिया के लिए मैनचेस्टर की कहानी चुनौतीपूर्ण रही है, लेकिन अगर इस पूरी सीरीज में देखा जाए तो टीम लीड्स और लॉर्ड्स दोनों टेस्ट में कंट्रोल स्थिति में रहते हुए मैच हारी। इस टीम के लिए देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या ब्रेक टाइम से पहले और बाद में विकेट गंवाना रहा, जो जाहिर तौर पर टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता है। वहीं इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लिश टीम लॉर्ड्स टेस्ट जीत कर आ रही है और मैनचेस्टर में टीम भारत से कभी हारी नहीं है, और यही बात टीम के लिए सबसे बड़ी टॉनिक है। जोफ्रा आर्चर के जुड़ने से यकीनी तौर पर इंग्लिश टीम को फायदा हुआ है। स्पिनर बशीर अहमद चोट के चलते बाहर हैं और उनकी जगह लियाम डॉसन प्लेइंग 11 में दिखेंगे। कुल मिलाकर इंग्लैंड कंट्रोल सिचुएशन में है और टीम इंडिया के लिए लड़ाई मैदान और मनोवैज्ञानिक दोनों तौर पर है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और हमारे सहयोगी गौरव इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, मैनचेस्टर में जो अब तक नहीं हुआ उस कहानी को बदलने के लिए टीम इंडिया की कोशिश अब प्लेइंग 11 को लेकर है। भारतीय टीम के पास अब इतिहास बदलने का अच्छा मौका है, खासकर शुभमन गिल की कप्तानी में। तो क्या कुछ रणनीति रहेगी टीम इंडिया की, इस पर भी बताइए। बिल्कुल शैला, जाहिर तौर पर जिस तरह से हमने देखा था कि एजबेस्टन में टीम इंडिया ने भी कमाल किया था, क्योंकि वो एक मैदान था जहां पर टीम इंडिया जीती नहीं थी टेस्ट मैच, लेकिन शुभमन गिल की कैप्टनसी में वहां पर जीत हासिल की। तो अब ये मुकाबला जो है, जो कि अब कहना चाहिए कि बड़ा इम्तहान है मैनचेस्टर में टीम इंडिया का, क्योंकि यहाँ पर अगर अब आप मैच लूज करते हैं तो आपको सीरीज जो है वो हाथ से गंवानी पड़ेगी। तो सबसे ज़रूरी पहलू जो है वो इस वक्त यही है टीम प्रबंधन के सामने कि किस तरह की प्लेइंग 11 के साथ उतरा जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं किस तरह से भारतीय टीम जो है इस वक्त चोट से सबसे ज़्यादा जो है परेशानी हुई है। टीम के जो तेज गेंदबाज हैं, आकाशदीप की बात करें तो वो चोटिल होकर के चौथे टेस्ट से बाहर हैं। वहीं अगर ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी की बात करें तो वो पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं चोट के चलते। वहीं अर्शदीप सिंह जो हैं, उन्होंने भले ही एक भी टेस्ट मैच ना खेला हो, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान क्योंकि वो चोटिल हुए तो वो भी बाहर हो गए। तो ऐसे में अब जो है वो बड़ा सवाल है कि आप क्या कॉम्बिनेशन लेकर के उतरेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आज टीम जो है वो कहीं ना कहीं गेंदबाजी डिपार्टमेंट को अपना मजबूत करके रखना चाहेगी, और करुण नायर पे एक बार फिर से कहीं ना कहीं टीम प्रबंधन का जो भरोसा है वो दिखता नजर आ रहा है। और कल एक तरह से बहुत कुछ शुभमन गिल ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें बहुत स्पष्ट तौर पे एक तरह से कहना चाहिए प्लेइंग 11 जो है वो साफ कर दी थी। उन्होंने कहा था कि अंशुल कंबोज जो हैं, जो तेज गेंदबाज हैं, जो कि हरियाणा से आते हैं, उनका उन्होंने कहा कि एक बेहतर वो बहुत करीब हैं अपने डेब्यू करने के, टेस्ट डेब्यू करने के। तो कहीं ना कहीं उन्होंने संकेत दिए थे। हालांकि फिर भी ये है कि उनमें और प्रसिद्ध कृष्णा में आज जो है वो कहीं ना कहीं आज तय होगा कि इन दोनों में से कौन जो है वो प्लेइंग 11 में जगह बनाता है। कुल मिलाकर टीम इंडिया की कोशिश यही रहेगी कि जो गेंदबाजी डिपार्टमेंट है उसको भी मजबूत रखा जाए, साथ ही साथ बल्लेबाजी में अगर जाएं तो नीतीश कुमार रेड्डी क्योंकि अब वहां पर नहीं होंगे, तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि साई सुदर्शन जो है वो वापसी कर सकते हैं। और क्योंकि उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला था, उसके बाद उन्हें ड्रॉप किया गया था, तो यहाँ पे साई सुदर्शन को लेकर के टीम वापस आ सकती है। और सबसे ज़रूरी पहलू ये है कि आपको अपना जो मोराल है वो बूस्टअप रखना होगा। जसप्रीत बुमराह
जो है वो इस टेस्ट मैच में रहेंगे ही, क्योंकि पहले ही सिराज इस बात को साफ कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर के एक टीम यूनिट के तौर पर टीम उतरेगी और टीम की कोशिश यही रहेगी कि क्योंकि अब आपको यहाँ से आप एक भी हार जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल ड्रॉ नहीं बल्कि जीत के साथ टीम को सामने आना होगा। बिल्कुल, जीत का चैप्टर बदलने के लिए मोराल जो है वो बूस्ट अप रखना होगा और लगातार नजर बनी रहेगी इस टेस्ट मैच पर। आपसे भी अपडेट हासिल करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पार्वथा नेनी हरीश ने एक बार फिर से दोहराया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया है और कहा है कि देश की संप्रभुता पर सवाल उठाने के किसी भी प्रयास को भारत स्वीकार नहीं करेगा। Constrained also to respond to the remarks made by the representative of Pakistan. The Indian subcontinent offers a stark contrast in terms of progress, prosperity, and development models. On the one hand, there is India, which is a mature democracy, a surging economy, and a pluralistic and inclusive society. At the other extreme is Pakistan, steeped in fanaticism and terrorism, and a serial borrower from the IMF. As we debate promoting international peace and security, it is essential to recognize that there are some fundamental principles which need to be universally respected. One of them is zero tolerance for terrorism. It ill behoves a member of the Council to offer homilies while indulging in practices that are unacceptable to the international community. Mr. President, in conclusion, India remains committed to working towards international peace and security through multilateralism and peaceful settlement of disputes. और आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है और इस दिन 1927 में देश में पहला रेडियो प्रसारण एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ था। ये दिन भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत का प्रतीक है। ऑल इंडिया रेडियो, जिसे पहले भारतीय राज्य प्रसारण सेवा के रूप में जाना जाता था, 1936 में अस्तित्व में आया था। देश आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मना रहा है। प्रतिवर्ष 23 जुलाई को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारत में पहले रेडियो प्रसारण की शुरुआत का प्रतीक है। ध्यान देने की बात है कि भारत का पहला रेडियो प्रसारण 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ। उसके बाद सन 1930 में इन ट्रांसमीटरों को तत्कालीन सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर इसे भारतीय प्रसारण सेवा का नाम देकर परिचालित करना शुरू कर दिया गया। 1935 तक इसे भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन वर्ष 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और बाद में इसे आकाशवाणी के नाम से भी पुकारा जाने लगा। आकाशवाणी यह शब्द वस्तुतः रविंद्रनाथ टैगोर की 1938 की कविता आकाशवाणी से प्रेरित था, जिसका अर्थ है आकाश से आवाज या घोषणा। संचार क्रांति की स्पर्धा में रेडियो के महत्व से लोगों को अवगत कराने के लिए भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस का आयोजन निश्चय ही भारत में रेडियो सेवाओं, विशेष रूप से आकाशवाणी को युगानुरूप और अधिक अद्यतन और प्रासंगिक बनाए रखने की दिशा में प्रेरणा का कारक है, क्योंकि इंटरनेट, टेलीविजन जैसे जनसंचार माध्यमों के साथ साथ रेडियो या आकाशवाणी की सेवाएं आज भी भारत में लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये सेवाएं भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में अभी भी समाचारों के साथ साथ मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम है, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने उद्घोष के साथ युगानुरूप अपेक्षाओं पर खरी उतरती हुई अपनी उपस्थिति मजबूती से बयां कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में आइए अब देखते हैं मौसम का मिजाज।
और इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको सावन शिवरात्रि पर छोड़ चलते हैं बम बम भोले के जयकारों के साथ। देश भर के शिव मंदिरों में कांवड़िए और श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। आप उठाइए इन दृश्यों का आनंद और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC।